And welcome to my channel. Today we'll discuss the case Hamlin versus Houston and Co. स्टार्ट करते हैं इस केस के फैक्ट के साथ. इसके पहले आपको 1 मिनट में ये केस पहले एक्सप्लेन करते देन इस केस की डिटेल में जाएंगे हम लोग. यहाँ पे क्या होता है, प्लेंटिक एंड डिफेंडेंट होते हैं दो. दे वर द टू राइवल्स इन अ ट्रेड. यहाँ पे जो डिफेंडेंट की फर्म होती है दे वर एक्टिंग इन अ डॉर्मेंट पार्टनर. ठीक है, जो डिफेंडेंट का जो फर्म होती है वो एक डॉर्मेंट पार्टनर की तरह एक्ट कर रही होती है. यहाँ पे वो अपॉइंट करते हैं और एक पर्सन को ब्राइब देते हैं, क्लर्क को ब्राइब देते हैं प्लेंटिफ के, और एक जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस कुछ जो है वो निकलवाते हैं. इसी के बाद जो है प्लेंटिफ जो है वो सफ़र करता है लॉस में, बिजनेस में, तो वो सू कर देता है डिफेंडेंट के फर्म को लॉस के लिए. ठीक है, ये होते हैं फैक्ट इस केस के. क्या है, क्लर्क ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, डिस्क्लोज किया ट्रेड सीक्रेट द हाउस्टन. अब यहाँ पे इस केस में इशू क्या है, तो मेजर इशू इस केस के ये है कि क्या जो है वो फर्म लायबल होगी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द वन पर्सन दैट्स अ क्लर्क इन द कोर्स ऑफ अ बिजनेस इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टनर. कि और दूसरों को तो नहीं पता है ये, तो भी क्या होगा ये. तो यहाँ पे कोर्ट का क्या जजमेंट था, तो कोर्ट ने ये कंटेंट किया है दैट एक्ट ऑफ अ एजेंट इज़ नॉट विद इन द स्कोप ऑफ अ जनरल अथॉरिटी गिवन टू हिम टू द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस. तो यहाँ पे जो टेस्ट है जो हम लोग अप्लाई करेंगे दैट इज़ कि क्या ये विद इन द स्कोप है, क्या ये विद इन द स्कोप, विद इन द स्कोप ऑफ वॉट, विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी. तो क्या ये स्कोप के अथॉरिटी के स्कोप के अंदर है जो कि अथॉरिटी गिवन की गई थी हाउस्टन को, तो क्या उसके स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंडर में आता है या नहीं आता. दिस इज़ द टेस्ट विच यू हैव टू अप्लाई टू डिसाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे रीजनिंग क्या थी कि जो हाउस्टन है उसने एक्ट किया विद इन द स्कोप ऑफ फर्म बिजनेस जो कि एज अ ग्रेन मर्चेंट. अब यहाँ जो रॉन्गफुल एक्ट था ब्राइबिंग फॉर द ट्रेड सीक्रेट वॉज कनेक्टेड टू द बिजनेस एंड इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म. तो यहाँ पे कोई पर्सनल लेन देन की बात नहीं हो रही है, फर्म से रिलेटेड ही दूसरे एक फर्म ने दूसरी फर्म के एम्प्लॉय को वो ब्राइब दिया सो दैट की इन्फॉर्मेशन मिले. तो नॉट फॉर द पर्सनल गेन, इट इज़ फॉर दी फर्म के प्रॉफिट या बेनिफिट के लिए. तो इसीलिए ये क्या है, विद इन द स्कोप आएगा. एंड अंडर द पार्टनरशिप लॉ हर एक पार्टनर जो है वो एजेंट होता है फर्म का एंड ऑफ द अदर पार्टनर. इसीलिए जो फर्म मस्ट बियर द लाइबिलिटी इवन इफ़ अ स्ट्रॉन्ग वॉज अनअवेयर, इवन इफ जो अदर जो है अदर पार्टनर जो है अगर वो अनअवेयर है तो भी जो है आपको लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी. अब सेक्शन 26 के अंडर में बात करें हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के, तो फर्म जो है वो लायबल होगी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर इफ़ डन. कैसे, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो या विद द अथॉरिटी ऑफ अ को पार्टनर की अथॉरिटी दे रखी उसने कि नहीं करो ये, तब आप कर सकते हो. की प्रिंसिपल क्या है कि जो पार्टनर्स है वो जॉइंटली और सीवियरली वो लायबल होते हैं फॉर द रॉन्गफुल एक्ट जो भी कमिट किया है किसी भी पार्टनर ने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. और एक चीज़, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है ये कि भाई बताओ व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट डू तुम्हारी लीगल एडवाइस क्या होगी इस पर कि जो स्लीपिंग पार्टनर है इज़ नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लायबिलिटी. कोई स्लीपिंग पार्टनर है जो कि उसमें कोई काम नहीं करता, कोई नहीं देखता, बस ही इज़ अ पार्टनर, बट ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं हो जाएगा लायबिलिटी सिर्फ इस बेसिस पे कि भाई मैं तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ. यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा. आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा. थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.